तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर कम्युनिकेशन। ये कंज्यूमर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो मार्केटर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताते हैं कस्टमर या कंज्यूमर को। ठीक, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो आपको कुछ तरीके होते हैं जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। वो तरीके कौन से हैं और जब वो दिखाए जाते हैं या आपको बताए जाते हैं तो उसका मैसेज क्या छुपा होता है, उसमें उसमें क्या मैसेज छुपा होता है जिससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पहले तो हम सिंपल देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और उससे कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसकी हम प्रोसेस वगैरह देखेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और मार्केटिंग में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज फ्रॉम ए सेंडर टू अ रिसीवर वाया ए मीडियम ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक सेंडर होता है, मतलब कि एक भेजने वाला होता है, एक उसको रिसीव करने वाला होता है। जैसे हम यहाँ पर हैं, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में। आप क्या हैं? आप उसके रिसीवर हैं, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। हमारे पास मीडियम क्या है? ये इंटरनेट, ये जो लैपटॉप आपके पास जो है वो हमारे पास मीडियम है। एक इंटरनेट के थ्रू हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें क्या क्या हो गया? मैसेज, ठीक, सेंडर, रिसीवर, मीडियम। ये कुछ ऐसे मेन एलिमेंट हैं जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी होते हैं। अब जैसे जब हम बात करते हैं नॉर्मली, अगर हम यहाँ पर अभी इंटरनेट या लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, जब हम बात करते हैं फेस टू फेस या किसी वैसी जगह पर, तब वहां पर भी हमारे पास क्या होता है? एक तो वो होता है जो बोलता है और एक वो होता है जो सुनता है। एक बोलने वाला मतलब कि सेंडर हो गया और एक हो गया सुनने वाला जो रिसीवर हो गया। वहां पर मीडियम क्या है? एयर। वहां पर जो एयर होती है वो आपके, अगर आप याद रखिए कि अगर आप वैक्यूम में हैं, अगर आप वैक्यूम में हैं तो आपकी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको अपने मैसेज को, अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना होता है तो हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं इससे कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। कंज्यूमर बिहेवियर refers to the buying behavior of final consumers, individual and household, who buy goods and services for a personal consumption. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर का वो फाइनल बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर होता है जब वो किसी गुड्स या प्रोडक्ट को खरीदता है कंजम्पशन के लिए। गुड्स या प्रोडक्ट को खरीदता है। अब ये मार्केटर्स इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो देख लीजिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन मेन एलिमेंट क्या है और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले द मैसेज इनिशिएटर। द मैसेज इनिशिएटर जिसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब है, अब जैसे जब मैं यहां पर मैसेज इनिशिएटर का मतलब होता है जहां से आपने वो मैसेज लिया है, जहां से आपने वो मैसेज लिया है, जहां से मैसेज वो स्टार्ट हुआ है। एक तो वो हो गया। ठीक, द सेंडर। सेंडर कौन? उसको भेजने वाला, उसको भेजने वाला जो उसको मैसेज को कन्वे करता है।
एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको और देखते हैं जरा, कि अगर मैं कहूँ जब आपके पास लेटर वगैरह या कुछ वैसे आता है, तो लेटर के क्या होता है, भेजा किसी और ने होता है, वो मैसेज का सोर्स कहीं और होता है, आपके पास लेकर के कौन आता है, पोस्टमैन। आपके पास लेकर के पोस्टमैन किसको देता है, आपको, आपको पोस्ट, आपको जो है, आपको जो लेटर है वो दे देता है। तो मैसेज का सोर्स जहां से वो बना था, आया था, आपको जिसने दिया वो सेंडर हो गया, आप हो गए उसके रिसीवर। ठीक, मीडियम किस मीडियम से आया, डाक के माध्यम से। आपके जो पोस्ट है वो डाक के माध्यम से आती है, तो वो हो गया आपका मीडियम। मैसेज, मैसेज क्या है, जो उसमें उसने मैसेज लिखा होगा, जो उसने मैसेज उसमें लिखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी वो है आपका मैसेज। द टारगेट ऑडियंस या रिसीवर, टारगेट ऑडियंस जिसने भेजा था वो किसके लिए भेजा था। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक बात मायने रखती है कि आपके कितने टारगेट ऑडियंस है, कितने टारगेट ऑडियंस है। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में टारगेट एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया कुछ भी हो सकता है। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि हम किसको अपना मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे जब लीडर्स वगैरह होते हैं ना, लीडर्स वगैरह जब बोलते हैं तो क्या है, पूरे पब्लिक को अपना मैसेज वो कन्वे करते हैं। ठीक, तो हमारे पास टारगेट ऑडियंस क्या है। अब जैसे हम अगर इंडिविजुअली बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हमारे पास क्या है, केवल सामने एक ही पर्सन होता है, वही हमारा टारगेट ऑडियंस जिस पर हम अपनी बात, अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब मार्केटर के टर्म में देखते हैं तो उसका एक वाइड एरिया होता है, उसको जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपना मैसेज पहुंचा सके। ठीक, आफ्टर दैट फीडबैक द रिसीवर रिस्पॉन्स, इसके बाद फीडबैक वो है जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आपको मैसेज आपने रिसीव कर लिया और आपका जो रिस्पॉन्स है उस मैसेज के थ्रू, वो है आपका फीडबैक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोग क्यों कहते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो बात मैं समझाना चाहता हूं अगर आप वो नहीं समझते तो फिर मेरे मैसेज भेजने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको कोई बात कही और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि जो मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने मैसेज करने किया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे अब हम पूरी टोटल इंग्लिश में क्लास लेते हैं, अगर मैं पूरा टोटल इंग्लिश या उर्दू या फारसी कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलना चालू कर दूँ, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ और आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपके साथ कम्युनिकेट, मुझे क्या है, मेरा आप टारगेट, मेरे आप मेरे टारगेट ऑडियंस हो, मुझे क्या है, अपने सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाना है। लेकिन अब मैं एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि वो एक सिंगल वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पर केवल मैं बोल करके चला आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब कि जो मैंने मैसेज आपको कन्वे किया था उसका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म हो गया वो। ठीक है ना, क्योंकि जब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको क्या पढ़ाया गया तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उर्दू फारसी बोल के चला आया। तो इस वजह से कम्युनिकेशन हमारा टू वे प्रोसेस होना चाहिए। और जब मार्केटर होते हैं तो वो अपना जब एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो वो एडवर्टीजमेंट या मैसेज जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना चाहते हैं, वो वाकई में वही पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। क्या, कि जब अगर आप कोई ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे कस्टमर की समझ में नहीं आता तो वो उसको फिर उल्टी तरीके से सोचने लगते हैं। ठीक, तो ये है कुछ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन कौन से, मैसेज इनिशिएटर, सोर्स, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज, टारगेट ऑडियंस और फीडबैक। ये आपके जो टू वे कम्युनिकेशन है पूरा, उसके सारे एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं जो कम्युनिकेशन का बेसिक मॉडल है वो क्या है। कम्युनिकेशन का बेसिक मॉडल ये क्या है, सबसे पहले तो सोर्स,
सबसे पहले सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स जहां से मैसेज क्रिएट हो रहा है, जहां से मैसेज क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात उसकी इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इसको कोडिंग कर कोड करना है या उसको कहते हैं, यहाँ पर ये है कि वर्ड्स का या आप जो लिख रहे हैं उसका ऐसा सिलेक्शन होना है, जो आप मैसेज दे रहे हैं ऐसे वर्ड शब्द इस्तेमाल कीजिए जो उसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो, जो उसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो। यहाँ पर इनकोडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग करनी है या कोई उसमें बहुत ज्यादा उसमें है। यहाँ पर सोर्स ऐसे जैसे जिसको मैसेज पहुंचाना है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें कि जो उसकी जिसको वो पहुंचाना चाहता है उसकी समझ में आ जाए। ठीक है ना? अब जैसे अगर हम इनकोडिंग की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिफेंस के या कुछ ऐसे मैसेज होते हैं तो जिसको कोई और नहीं पढ़ पाता है, इसको कोई और नहीं पढ़ पाता, इसको केवल वही लोग पढ़ पाते हैं जिसको वो भेजा गया है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है कि वो जो कहना चाहता है वो वही समझता है। अब इसका एग्जाम्पल और देखिए कि जैसे मैं अभी आप लोगों को ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें से आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप बीबीए पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। लेकिन यही चीज अगर मैं दूसरे लोगों को पढ़ाऊं जो इलिटरेट पर्सन है, तो उनको क्या है, उनको ये लगेगा ये उनके बेकार की चीज है, उनके लिए बेकार की चीज है, तो वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो हम सोर्स मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, किसको टारगेट हमारे पास ध्यान है उसको रख करके हम वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक? मैसेज हमने ऐसे वर्ड चले, अब हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये पढ़ रहे हैं कंज्यूमर कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। जब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, मार्केटिंग। कौन इस्तेमाल करेगा इसको, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटर। तो ये हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम जो हम मैसेज दे रहे हैं उसका कुछ मतलब निकल करके आएगा। अगर आप लोगों को यही पता ना हो कि जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसका कस्टमर के पर्सपेक्टिव में कैसा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उस मैसेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। नाउ इसके बाद मीडियम, आप किस मीडियम से उसको अपने जो रिसीवर है वहां तक भेज रहे हैं, आपके पास कौन सा मीडियम है। आप वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ मतलब मुंह से बोल करके दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, मेल के थ्रू दे रहे हैं, आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैसेज को देने के लिए। डिकोडिंग, अब डिकोडिंग का मतलब ये है कि आप जिसके पास वो पहुंचेगा वो उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। डिकोडिंग का मतलब है कि जब आप को मैसेज मिल रहा है तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उसने लिखा है वो उसकी समझ में आना चाहिए। रिसीवर, रिसीवर क्या है, आपको जो मैसेज मिला है, जो पर्सन जिसको वो मैसेज मिला है या जिसको वो इंफॉर्मेशन मिली है, फिर वो क्या है, वो देगा फीडबैक। वो देगा फीडबैक किसको, जिसने उस मैसेज को क्रिएट किया था, जहां से वो मैसेज का सोर्स था। वो क्या फीडबैक देगा कि हाँ उसको वो चीज समझ में आ गई। ठीक? तो ये एक पूरा प्रोसेस है। आप देखें तो इसमें जो एरोज बने हैं, इसके बाद फीडबैक का एक लंबा एरो बना है, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस चालू हो गई। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो दोबारा से फिर वही प्रोसेस होगी, दोबारा से फिर वही प्रोसेस होगी, तभी वो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन वही होता है जब जो हम समझाना चाहें और अगला जो टारगेट ऑडियंस है वो उस चीज को समझ जाए। अगर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता कि हमने कम्युनिकेट किया है या नहीं किया है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है हमारे पास, जिसमें ये कुछ एलिमेंट हैं जिनका सीक्वेंस इस तरह से इस्तेमाल होता है कि हम जो मैसेज देना चाहते हैं, जब ये फीडबैक मिलता है ना, तो हमें फीडबैक से हमें ये मिलता है कि ये जो हमने मैसेज दिया था वाकई हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा और उनको वो चीज समझ में आ गई है जो हम समझाना चाहते हैं, उनको वो चीज समझ में आ गई है जो हम समझाना चाहते हैं। ठीक? अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस।
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स। मान लीजिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पर जैसे मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ तो मेरे फीचर्स क्या क्या हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं अगर फारसी उर्दू बोलना चालू कर दूं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। मैं अपने हिसाब से अगर कर दूंगा तो फिर आपकी समझ में वो नहीं आएगा। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो मेरे बोलने का ढंग है, जो मेरे बोलने का ढंग है वो भी आपकी समझ में ना आए। मैं हो सकता है तेज बोल जाता हूँ, या हो सकता है बहुत धीरे बोलता हूँ, या जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरी आवाज आपको समझ में नहीं आ रही। तो जो मैसेज का सोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बात को अपने रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। नाउ मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने जो मैसेज भेजा, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैसेज में लिख रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज लिख करके दी और मैंने कहा कि इसको ये तुम्हें समझना है। अब अगर मैंने उसमें कोई ऐसी चीज लिखी या मैंने कुछ ऐसा बोला है, या ऐसा बोला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपको समझ में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं जो आपकी समझ में, जिसको क्या बोलते हैं, जर्गन्स, जर्गन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो जर्गन्स का इस्तेमाल ना करें, या बहुत जहां पर जरूरी है बहुत कम से कम करें। जर्गन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली टफ होते हैं या कठिन शब्द होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारे मैसेज की कसर है कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो हम जो उसमें वर्ड या शब्द सिंबल इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कोई अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख दिया, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप उस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। तो मैसेज में जो लिखा है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और एम्बेग नहीं होना चाहिए। एम्बेग का मतलब कि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। अब पता चले, जैसे हम एक बात कह रहे हैं कि मान लीजिए रमेश को जाना है, रमेश तुम जाओ। अब इस रमेश कहाँ जाए, मैंने कहा रमेश जाओ, तो रमेश कहाँ जाए? अब वो ऐसे कहीं भी जा सकता है, इस मैसेज में कोई क्लियरिटी नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि रमेश बाजार जाओ, रमेश बाजार जाओ, तो इसका मतलब मैंने उसको एक टारगेट दिया, उसको समझ में आएगा कि हाँ उसको बाजार जाना है। अब रमेश जाओ कहाँ जाओ, बाहर जाओ, सड़क पर जाओ, बाजार जाओ, थिएटर जाओ, कहाँ जाओ, समझ में नहीं आएगा। तो मैसेज जब हम कन्वे करते हैं तो वो क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका मैसेज क्लियर और स्पष्ट नहीं होगा तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को बोलते हैं तो पूरी बात सुने वो चला जाता है और फिर वो आधा अधूरा मैसेज कन्वे करता है। अगर आधा अधूरा मैसेज कन्वे करेंगे तो भी फिर वो जो रिसीवर है वो उसको समझ में नहीं आ पाता। आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसीवर। अब जो उसको रिसीव करता है, जो रिसीव करता है वो भी क्या करता है कि अगर उसकी समझ में नहीं आया, मान लीजिए मैंने इंग्लिश में मैसेज कन्वे किया, अब उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तब क्या करें? या फिर अब इसका इस तरह से और समझ सकते हैं, मैं अब बोल करके बताया कि रमेश को वहां जाना है, अब रमेश को सुनाई नहीं दिया, रमेश को सुनाई नहीं दिया, उसको लगा कि हाँ सर ने कुछ बोला है, वो चल दिया। तो ये उसका कैरेक्टर है कि उसने बिना सुने चल दिया। ठीक है ना? अगर मैंने उसको इंग्लिश में बोला, उसको इंग्लिश नहीं, तो वो किसी हेजिटेशन या कोई डाउट की वजह से वो पूछ नहीं पाया मुझसे, दोबारा उसको पूछ नहीं पाया और वो चला गया। ठीक तो ये क्या है, आपका जो रिसीवर है उसको भी प्रॉपर वो चीज समझ में आनी चाहिए जो जो इनिशिएटर जो सोर्स है उसको जो मैसेज दे रहा है। ठीक है ना? अब जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ एक एलुमनाई मीट हो रही है, एलुमनाई मीट हो रही है। मैंने रमेश से कहा कि रमेश जाओ सभी डिपार्टमेंट को इनविटेशन दे करके आओ। ठीक है ना? मैंने उसको ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ एलुमनाई मीट का
इनविटेशन जाना है, या मैंने कहा कि रमेश इस तरह से कि सबको एलुमनाई मीट का इनविटेशन दे करके आओ, तो अब वो एलुमनाई मीट का मतलब नहीं पता है, या वो भूल गया, या उसने ढंग से नहीं सुना, उसने कुछ दूसरा वर्ड सुना, तब क्या होगा, वो उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाएगा। अगर मैंने लिख करके दिया है कि इसको पढ़ करके बोलना है, अब उसको वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, तब भी उसको प्रॉब्लम वो हो जाएगी। तो ये क्या है, करेक्ट जो रिसीवर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या वो चीज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि कभी कभी हम खुद समझते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते। तो हम ये कंफर्म करने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं आप तक हमारी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसके लिए हम आपसे पूछते हैं कि हाँ आपकी समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। क्यों, जब आपको हम इस तरह से कहते हैं तो अगर आपका जवाब आता है कि हाँ पूछते हैं, तो आपको हमें ये लगता है कि फिर हाँ आपकी समझ में आ गया है। अगर आप लोग जैसे कुछ कहते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हमें लगता है कि हाँ समझ में आ गया है। जैसे कोई क्वेरी होती तो इसका मतलब कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी समझ में नहीं आए, जो हमारे आप थे टारगेट ऑडियंस, उनको वो चीज अभी कुछ क्लियर नहीं हुई है, हमने जो मैसेज दिया है वो आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर, कि आप उसको किस तरह से रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, आपके रिसीव करने के मैसेज का तरीका। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो जिसकी वजह से भी आप नहीं सुन पाते हैं, तो क्या होगा, फिर आप उस मैसेज को पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाएंगे। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसीवर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू हम आपको मैसेज दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम इंटरनेट के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अब अगर इंटरनेट चला जाए, इंटरनेट कभी कभी तो क्या होता है कि मेरा इंटरनेट चला जाता है और हम बोलते रहते हैं और आप तक वो बात नहीं पहुंच पाती। एक तो यही है, मीडियम प्रॉपर होना चाहिए, जो आपका कम्युनिकेशन का मीडियम है वो प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि आप कभी घर में खड़े हैं, आप कभी घर में खड़े हैं, आपके जो गार्जियंस मम्मी पापा या जो भी हैं वो छत पर खड़े हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो आपको, अगर आप नीचे हैं मम्मी पापा छत पर है, तो आपको बोलने के लिए अपना साउंड बढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उस समय बारिश का भी शोर हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपके और जो जिनको आप मैसेज दे रहे हैं उनके बीच में क्या एयर मीडियम होता है, एयर के जरिए जो वायु होती है, हवा होती है, उसके जरिए आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन बारिश की वजह से आपकी वॉइस वहां तक क्लियर नहीं पहुंच पाती, तो आपको क्या होता है, आपको अपनी वॉइस को लाउड करना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जान रहे हैं आपकी जो मीडियम आप है, अब वो आपको जो बारिश है उसको क्रॉस करके जा रहा है, इस वजह से आपने अपने वॉइस को लाउड किया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मीडियम, जो हमारा मीडियम है, अब अच्छा इसको थोड़ा और एक अलग एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक वो पेन आता है जिसमें लिख दो तो वो मिट जाता है, कुछ देर तक रहता है, 1 घंटे बाद वो मिट जाता है, ठीक। अब मैंने एक लेटर लिखा और मैंने कहा कि रमेश जाओ इसको वहां पर जाकर के दे आना, ठीक। अब जब वो 1 घंटे बाद वहां पर पहुंचेगा तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा, उसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जिस मीडियम का इस्तेमाल किया था वो प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर नहीं था। या फिर मान लीजिए कि मैंने कोई मैसेज लिखा और बारिश में वो मैसेज भीग गया, अब उसके जो वर्ड्स हैं यहाँ वहाँ हो गए, वो यहाँ वहाँ हो गए, अब वो मैसेज प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। तो हम जब भी किसी मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस समय अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, या हमारे लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारी वॉइस है, जो माइक है वो माइक काम नहीं कर रहा, जो हमारी स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही, या आपकी स्क्रीन काम नहीं कर रही, आपके यहाँ इंटरनेट सही नहीं आ रहा, तो ये जो मीडियम है, मीडियम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या है, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप सही मीडियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होंगे, आप जो है प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जब इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कभी किसी से बात करें तो इस तरह से बात करें कि आपकी बात को समझे, आपकी बात को समझे। कम्युनिकेशन का मतलब केवल यही नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है हर वो चीज जब हम बात करते हो तो आप समझें और आप बात कर रहे हो तो हम आपको समझें। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, टू वे। हम लोग जब बात करते हैं, जैसे बहुत से टीचर क्या होते हैं, उनके पास नॉलेज होती नहीं, पढ़ा पाते। कुछ ऐसे होते हैं उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती लेकिन फिर भी वो अच्छे से पढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा होता है, उनका कम्युनिकेशन, बात करने का ढंग, उनके बोलने का ढंग उनको ऐसा होता है कि लोगों को वो बात ध्यान से सुनते हैं तो उनको वो चीज़ समझ में आती है। और यही किसी के बहुत ऐसा होता है कि उसके पास बहुत सी नॉलेज है लेकिन वो अपनी नॉलेज को आप लोगों तक कन्वे नहीं कर पाता। तो ये क्या होता है? ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है आपके और उनके बीच में। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स। जो सोर्स के फीचर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज। अब देखिए, इंक्लूड्स वर्ड ऑफ माउथ। इसमें क्या क्या होता है, जो इनफॉर्मल सोर्सेज है, आप बोल करके चीजों को पहुंचा रहे हैं, आपको क्या रहे, बोल करके पहुंचा रहे हैं, वर्ड्स के द्वारा, आप साउंड या वॉइस के द्वारा बोलते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। दीज सोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड ओपिनियन लीडर्स। अब यहाँ पर ओपिनियन लीडर्स की बात करें तो हम ओपिनियन लीडर्स पढ़ चुके हैं मार्केटिंग में। ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, जिनकी बात आप लोग सुनते हैं, जिनकी बात आप लोग सुनते हैं। तो वो क्या होता है, उनके जरिए जब वो बात बोलते हैं तो आप उनको सुनते हैं और वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में नॉट ऑलवेज बी क्रेडिबल। जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्रेडिबल नहीं हो सकते, वो हमेशा क्रेडिबल नहीं होते। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आपने सुना और भूल गए, आप जो है सुन करके भूल जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये क्या है, दी सोर्स ऑल्सो कॉल्ड ओपिनियन लीडर्स, जहां पर आप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, वर्ड ऑफ माउथ, जो ओपिनियन लीडर्स होते क्या होते हैं, आपको बोल करके बता, मतलब कि ओपिनियन लीडर में जब मैंने बताया था आप पीछे, तो ये ऐसे लोग होते हैं जब मार्केट में कोई नई चीज होती है, जब कोई नई चीज आती है तो उसको पहले इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, उसको पहले इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि मैंने अभी ये मार्केट में नई नई चीज आई थी और मैंने इसको इस्तेमाल किया और इसका एक्सपीरियंस कैसा है। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मार्केटर इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ ओपिनियन लीडर इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो मार्केटर्स होते हैं ना, इसमें ओपिनियन लीडर्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। क्यों? ओपिनियन लीडर्स विच इज अदरवाइज नोन एज वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं ये क्या होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर। ये पर्सनली इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को, वर्ड ऑफ जो माउथ होता है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपकी क्लास में 60-70 बच्चे जो भी हैं, ठीक, अगर उनमें से कोई ऐसे होते हैं जो जब मार्केट में कोई चीज आती है उसको सबसे पहले, जैसे क्या कहते हैं कि मार्केट में कोई नया फ्रूट आया, उन्होंने सबसे पहले उसको कंज्यूम किया तो बताते हैं कि ये फ्रूट अच्छा था या खराब था। उनकी ये टेंडेंसी होती है कि जो भी चीज आती है उसको पहले इस्तेमाल करें और लोगों को उसका एक्सपीरियंस बताएं। तो मार्केटर्स क्या होते हैं, इस तरह के ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करते हैं। मार्केटर्स इस तरह के ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं कि उनके जरिए वो वर्ड ऑफ माउथ, जो उसका कम्युनिकेशन है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसका वो फीडबैक लेते हैं, वो उसका फीडबैक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिकेशन ये कम्युनिकेशन है ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर वो नेगेटिव फीडबैक देंगे तो मार्केटर्स के लिए, अब क्योंकि पहले वो इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कि वो इनिशियल स्टेज होता है जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है। अब शुरुआत से ही कोई लोग उसके बेकार में खराब बताने लगे
तो फिर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवी का फर्स्ट शो देखना पसंद करते हैं, ठीक। अब वो गए, उन्होंने मूवी देखा, मूवी क्या है, सर्विसेज माने एंटरटेनमेंट सर्विसेज, उन्होंने मूवी देखा। अब वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि अरे ये मूवी तो बहुत अच्छी है, इसको एक बार देखना जरूर चाहिए। तो फिर लोग उसके जब वो बताते हैं तो लोग उसको, उसमें से मान लीजिए उसने 10 लोगों को बताया, तो हो सकता है कि 2 3 4 लोग उसको देखने जाएं, या हो सकता है 10 में से 7 8 लोग देखने चले जाएं, क्योंकि उसने उसकी इतनी तारीफ की। जस्ट इसी का उल्टा देखें, अगर वो अरे वो तो टाइम पास बेकार मूवी है, उसमें तो बहुत ही घटिया है, ये बहुत बेकार है, वो तो पैसा बर्बाद जाएगा, तो जो लोग देखने का मन बना रहे थे वो भी उसको नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन पब्लिसिटी, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिकेशन। ये क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेस हैं, ये आपके इनफॉर्मल सोर्सेस हैं। नाउ क्रेडिबिलिटी ऑफ फॉर्मल सोर्सेस, क्रेडिबिलिटी ऑफ फॉर्मल सोर्सेस, इसमें देखिए क्या होता है, न्यूट्रल सोर्सेस हैव द ग्रेटेस्ट क्रेडिबिलिटी। न्यूट्रल सोर्सेस मतलब कि ना वो मार्केटर की तरफ होते हैं और ना ही वो कंज्यूमर की तरफ होते हैं। इसमें क्या होता है, सोर्स क्रेडिबिलिटी जज ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, रेपुटेशन, सर्विस क्वालिटी, स्पोक्स पर्सन इमेज, रिटेलर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर आप किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आप बता रहे हैं, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मार्केटर जब कम्युनिकेट करता है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल किया है, मतलब आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस, आपने जो उसका एक्सपीरियंस किया है, उसके द्वारा जज करते हैं। अगर आपने पहले कभी उसका इस्तेमाल किया है, तब फिर आप उसकी क्रेडिबिलिटी किसके हिसाब से, जो आपके एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जज करते हैं। या फिर कभी कभी हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्रेडिबिलिटी उसकी ब्रांड पर, जिसकी रेपुटेशन होती है। जैसे हम जानते हैं कि एडिडास या नाइक के शूज अच्छे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक रेपुटेड ब्रांड है, वो एक रेपुटेड ब्रांड है और आप उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी रेपुटेशन पर भी उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। या फिर तो अगर कहीं आप सर्विसेज ले रहे हैं तो वो सर्विसेज कितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, वो कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस पर उसकी क्रेडिबिलिटी है। जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ले रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी पर अब उसकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। स्पोक्स पर्सन इमेज, अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है तो उसकी इमेज क्या है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कोई झूठल्ला आदमी हो, झूठ बोलने वाला, जो लायर हो, वो आपको बताए और आप उस पर भरोसा कर लें। तो क्या होता है, जो स्पोक्स पर्सन होता है उसकी इमेज पर, रिटेलर्स, जो रिटेलर्स होते हैं, जो खुदरा दुकानदार होते हैं ना, जब वो कभी कभी क्या होता है कि आपको खराब अगर प्रोडक्ट दे देता है, तो फिर आप दोबारा उसके यहाँ से वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है लोगों की, अगर वो लोग उसको फॉलो करते हैं तो भी ये उसकी क्रेडिबिलिटी होता है कि वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को सही चीजों के बारे में बता रहे हैं मार्केटर्स। नाउ इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग यूज टू प्रमोट फेवरेबल कंपनी इमेज। जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, ये क्या होता है, जो कंपनी के पॉजिटिव इमेज को बनाने के लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट डिजाइन किए जाते हैं। अब अगर देखिए तो एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट आपकी कम्युनिकेशन के तरीके, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट, वो क्या है, एक सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं जो आपके मैसेज को कस्टमर या कंज्यूमर तक कन्वे करते हैं। नाउ सोर्स क्रेडिबिलिटी, सोर्स क्रेडिबिलिटी मतलब जहां से आपका मैसेज क्रिएट हो रहा है और जहां से जा रहा है, ठीक। तो रेपुटेशन ऑफ द रिटेलर, जैसे रिटेलर अगर आप कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या बताता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, अगर आप इसको अच्छा ना लगे तो आप हमको वापस कर दीजिए। तो अगर उस रिटेलर की रेपुटेशन अच्छी है, उस दुकानदार की रेपुटेशन अच्छी है, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, ठीक।
कंज्यूमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट, अगर कंज्यूमर ने कभी उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल किया है तो भी वो उसको दोबारा लेने के लिए उसको सोचता है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। अगर यही चीज़ उसने उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कुछ नेगेटिव फील किया होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो फिर वो उसको डिनाई कर सकता है। रेपुटेशन ऑफ द मीडियम, किस माध्यम से वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है, वो कितना भरोसेमंद है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, इस बात पर भी आपका क्या मायने रखता है। आगे बात करते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पोक्स पर्सन एंड एंडोर्सर्स। एंडोर्सर्स मतलब होते हैं वो जो आपको एंडोर्स करते हैं, एंडोर्स का मतलब आपको इंस्पायर करते हैं खरीदने के लिए। स्पोक्स पर्सन मतलब कि जो आपके बोलने वाले होते हैं, जो आपको बताते हैं, जो फेमस लोग होते हैं ना, थोड़ा बोलते हैं वो। तो इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू, अब इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो किससे रिलेटेड होती है, द मैसेज, जो वो मैसेज देते हैं। दूसरा, सिनर्जी बिटवीन एंडोर्सर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बीच में तालमेल। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल, कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है तो उन लोगों के बारे में सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, उनके बीच में कैसा तालमेल है। सिनर्जी बिटवीन एंडोर्सर एंड टाइप अप, जिस तरह का वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, उसको पब्लिक का कितना सपोर्ट है, उसको लोगों का कितना सपोर्ट है, उनके बीच में, लोगों के बीच में तालमेल कैसा है। अब यहाँ पर जो हम एंडोर्सर या स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन होते हैं ना एंडोर्सर, उनकी पब्लिक इमेज कैसी, उनकी पब्लिक इमेज कैसी है, इस पर भी भरोसा करते हैं लोग। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोर्सर, जो आपको, जिसकी हम इमेज की बात करें, एंडोर्सर कौन सा, जैसे आपके कुछ फेमस पर्सन हो गए या आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हो गए जो आस पड़ोस में जो फेमस लोग होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, जिनको पब्लिक में इमेज जिनकी अच्छी होती है। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी इनकम कैसी है, उसकी एज क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका ये सब चीजें मायने रखता है कि वो कितना इफेक्टिव है। कारपोरेट क्रेडिबिलिटी, कारपोरेट क्रेडिबिलिटी कहता है कि जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्या क्रेडिट है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक। इसके बाद एंडोर्समेंट वर्डिंग, एंडोर्समेंट वर्डिंग मतलब कि जो आपका एंडोर्सर वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मतलब कि उल्टा सीधा बोल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं फालतू में, तो ये नहीं होना चाहिए। वो जो वर्ड बोलता है उसके वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ठीक है ना, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पोक्स पर्सन एंड एंडोर्सर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम न्यूज़पेपर। अब देखिए न्यूज़पेपर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस, ज़्यादा लोगों को कवर करता है। इफेक्टिव फॉर लोकल रीच, जो लोकल में होता है तो उसकी रीचनेस ज़्यादा होती है, लोग न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फास्ट जल्दी पहुंच जाता है, आज कोई आपने एडवर्टीजमेंट दिया कल आपके पास पहुंच जाएगा। फीडबैक पॉसिबल थ्रू कूपन रिडेम्पशन एक्सेट्रा, उसमें क्या होता है कि आप अपने जो कूपन होते हैं या कोई एक उसमें क्वेश्चन वो लगा करके उस तरह से आप कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हैं। नॉट सेलेक्टिव, इसमें क्या होता, आपको सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो है न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें जो है आप सीधा अपना मैसेज कन्वे कर दीजिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। शॉर्ट मैसेज लाइफ, इसमें मैसेज की लाइफ शॉर्ट होती है, आज आपने देखा कल पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये केवल एक दिन के लिए होता है, क्योंकि अगले दिन आप पेपर को क्या करते हैं, रख देते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाता है या कहीं भूल जाते हैं, जब आपको कभी याद आता है तब। तो ये बहुत कम समय की इसकी लाइफ होती है, इसमें जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये इसमें जो आप जो है मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक। क्लटर, क्लटर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया में, क्लटर मतलब क्लटर मतलब कि ये इसमें ज़्यादा मैनेज नहीं होता, ये स्पेसिफिक एरिया में कहीं हर जगह इसका अलग अलग होता है,
ये बिखरा हुआ होता है। न्यूज़पेपर जो मीडियम है वो बिखरा हुआ होता है। ठीक। कॉस्ट वेरीज बेस्ड ऑन एड साइज एंड व्हीकल सर्कुलेशन। जो इसकी कॉस्ट होती है, इसका जो साइज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 10 वर्ड का इतना पैसा लगेगा और 20 वर्ड का इतना पैसा लगेगा, आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर में। और इसके साथ ही इसका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब जिस जैसे ट्रांसपोर्ट से जाना है तो उसकी कॉस्ट कितनी लगनी है। ये इस न्यूज़पेपर से जब आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो ये सब इसके फीचर्स हो सकते हैं जो आपके मैसेज को आपके कस्टमर, कंज्यूमर या आपके जो रिसीवर होते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद आगे आते हैं मीडियम मैगजीन। मैगजीन में क्या होता है? हाईली सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बाइंडिंग पॉसिबल, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, हाई क्रेडिबिलिटी, लॉन्ग मैसेज लाइफ, हाई पास along रेट, हाई क्लटर, delayed and indirect feedback, rates vary based on circulation and selectivity। ये क्या है? मैगजीन के फीचर हैं। जब आप मैगजीन में कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो ये फीचर्स उसमें हो सकते हैं। हाईली सेलेक्टिव। अब हाईली सेलेक्टिव का मतलब होता है कि मैगजीन्स में भी बहुत सी महंगी मैगजीन्स आती हैं और सस्ती मैगजीन आती है। आप उसमें से किसको सेलेक्ट करें? आपने देखा होगा कि जो मैगजीन्स कॉस्टली होती हैं उनके जो आप मैसेज अगर उसमें मतलब कि कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस भी हाई होते हैं, ठीक है ना। या जो मैगजीन्स ज़्यादा चलती हैं उनके ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगती है। बाइंडिंग पॉसिबल, सिलेक्टिव बाइंडिंग पॉसिबल का मतलब कि कुछ लोग मैगजीन्स को अक्सर मंथली बेस पर खरीदते ही रहते हैं, जैसे वीकली है, मंथली है, या तो उनको एक प्रॉपर बाइंडिंग बन जाती है। प्रॉपर एक बाइंडिंग, जैसे आप कुछ मैगजीन्स होती हैं जो लोग रेगुलर मंगाते हैं, जो रेगुलर मंगाते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, जो मैगजीन जो हाई क्वालिटी की होती हैं उसका आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट के तरीके भी बहुत अलग है। अगर आपने कभी कॉस्टली मैगजीन देखी हो, आप कभी कॉस्टली मैगजीन देखें तो उसमें जो मैसेज वगैरह होते हैं उसमें क्या करते हैं, बहुत कम ही ऐसा कंटेंट होता है जो आपको उसमें ज़्यादा, उसमें इमेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, उसमें इमेज और उसमें ऐसा शो करते हैं कि वो मैसेज आप डायरेक्टली समझ पाए। हाई क्रेडिबिलिटी, जो मैगजीन्स होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। लॉन्ग मैसेज लाइफ, अब जैसे मैगजीन्स है तो मैगजीन्स आप जो है पूरे मंथ तक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मंथली मैगजीन है तो उसका जो लाइफ होगी मैसेज की वो ज़्यादा समय तक होती है। हाई पास अलॉन्ग रेट, अब जैसे आपका क्या है, आपने पढ़ा, आपने कहा कि उसमें बहुत अच्छा है, दूसरे को पास कर दिया, आपके घर में किसी और को पढ़ रहा है, आपने फ्रेंड को पास कर दिया वो मैगजीन। इस तरह से भी हो सकता है। हाई क्लटर, हाई क्लटर का मतलब कि आपका अभी जो जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ से मैगजीन्स होती है कहीं भी कई जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है, कई जियोग्राफिकल एरिया को कवर, ये बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है। क्लटर मीन्स फैली हुई या बिखरी हुई, ठीक। तो बहुत ज़्यादा मतलब कई एरियाज को ये कवर करती है। डिलेड एंड इनडायरेक्ट फीडबैक, इसमें इनडायरेक्ट फीडबैक होता है और इसमें देर से पहुंचता है, क्योंकि इसके टाइम जो आप जैसे मैगजीन होती है ना तो मंथली, जो इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह से आपके फीडबैक का इसमें रिप्लाई मिलता है। रेट्स वेरी बेस्ड ऑन सर्कुलेशन एंड सिलेक्टिविटी। अब जो इसके रेट्स होते हैं वो जो मैगजीन का सर्कुलेशन मतलब कि कितनी मैगजीन चल रही है, कितनी मैगजीन निकल चुकी हैं, इस पर डिपेंड करता है। आगे आते हैं टेलीविजन। टेलीविजन के फीचर्स क्या हैं? लार्ज ऑडियंस पॉसिबल, इसमें ऑडियंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, टेलीविजन बहुत से लोग देखते हैं। अपील्स टू मैनी सेंसेस, अपील्स टू मैनी सेंसेस मतलब कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें काम करते हैं, सारे के सारे इसमें काफ़ी काम करते हैं। जैसे कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, आप जो है मुंह के द्वारा जो बोला जाता है वो भी, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो उसको भी फील करते हैं। स्किन्स में या कुछ जैसे डरावना अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं स्किन्स में भी, तो वो क्या करते हैं, आपकी कई सेंसरी ऑर्गन्स को फील करवाते हैं। इमोशन एंड अटेंशन पॉसिबल, अब अगर इमेज या पिक्चर बनी हुई है या कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उसमें इमेज, इमोशंस या अटेंशन उतना नहीं होता। लेकिन अगर वही को आप लाइव देख रहे हैं, मतलब कि आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट में इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक। डिमॉन्स्ट्रेशन पॉसिबल, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि उसका डेमो पॉसिबल होता है। जैसे आपने उसका घड़ी का क्या देखा होगा कि घड़ी को देखिए कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसमें दिखाता है कि डेमो में देखिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले ये किया और वो ऐसे ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जिसमें एक दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल करने के बाद ये हो गया। वेरी हाई कॉस्ट ओवरऑल, इसमें जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा लगती है, सीधी सी बात है। इसमें 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट के मोस्टली ये ऐसे ही होते हैं और उसकी कॉस्ट भी लाखों में होती है। लॉन्ग लीड टाइम, ये इसमें लीडिंग जो है, लीड मतलब कि ज़्यादा होती है, लीड टाइम इसका ज़्यादा होता है। हाई क्लटर, टेलीविज़न भी क्या होता है, हाई क्लटर, क्यों? क्योंकि मोस्टली हर घर में आप देखते हैं कि अब तो टीवी हो गया है और उसका सब लोग लगभग लगभग देखते ही। शॉर्ट मैसेज लाइफ, इसमें जो मैसेज की लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, आपका 40 सेकंड और 25 सेकंड, 30, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर जैसे होता है तो उसकी कॉस्ट हाई चली जाती है। व्यूअर्स कैन अवॉइड एक्सपोजर विद जैपिंग, जो इसके देखने वाले हैं उसके एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं। उसके एक्सपोजर का मतलब कि जो दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है उससे अलग हो सकते हैं। व्यूअर्स का मतलब है, व्यूअर्स जो आप जो है ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस होती है वो क्या होती है, कभी कभी आपके व्यूअर्स को एंग्री कर सकती है, कुछ ऐसी चीजें आप दिखा सकते हैं जो आपको एक्साइट कर दे, आपको एक्साइट कर दे। जैप का मीनिंग होता है ब्लिस्टर, या आप ज़्यादा एक्साइट कर दे, झुलसाना या उत्तेजित करना, ठीक। तो ये कभी कभी आप ऐसे होते हैं जो एक्साइटेड, इसको अवॉइड करना चाहिए। डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट फॉर फीडबैक, फिर अगर हो सके तो मार्केटर कभी कभी क्या करते हैं, वो फीडबैक के लिए रिकॉल भी कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद आपको फीडबैक के लिए रिकॉल भी कर सकते हैं। अब मीडियम, रेडियो, रेडियो के लिए हाई जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेलेक्टिविटी, ज़्यादा एरिया कवर करता है। डेमोग्राफिक भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेमोग्राफिक सेलेक्टिविटी मतलब कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में आप रुके हैं, कि रेडियो चैनल जो होते हैं, जो कुछ चैनल होते हैं हर जगह का कंटेंट अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग कंटेंट। जैसे अभी यहाँ पर कानपुर में है तो यहाँ के लोकल जो मार्केटर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं आप दिल्ली में चले जाएंगे तो वहाँ के मार्केटर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल वाइज इसका सेलेक्टिवली होता है। इसमें केवल साउंड होता है, रेडियो में केवल साउंड होता है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये कम खर्चे वाला होता है, क्योंकि आजकल रेडियो लोग कम सुनते हैं ना, तो इसमें एक्सपेंस कम होता है। गुड लोकल कवरेज, अभी जैसा कि मैंने बताया, जैसे कानपुर के मार्केटर हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोकल कवरेज इसका अच्छा हो सकता है। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, इसका भी जो एक्सपोजर टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। हाई क्लटर, ये भी बिखरा होता है, लेकिन इसमें जो जियोग्राफिकल एरिया वाइज है ये अलग अलग हो सकता है। क्लटर तो होगा लेकिन इसका कंटेंट भी अलग अलग हो सकता है। जैपिंग पॉसिबल, जैसा कि टीवी में पॉसिबल था ऐसे ही इसमें भी एक्साइटमेंट पॉसिबल हो सकती है। डिलेड फीडबैक फॉर डे आफ्टर रिकॉल है, ये भी डिक्टो सेम टेलीविजन की तरह है। आगे देखते हैं इंटरनेट, पोटेंशियल फॉर ऑडियंस सेलेक्टिवली, इसमें ऑडियंस के लिए काफ़ी पोटेंशियल है जो आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको किस एज, जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट में क्या होता है, आपके मेल्स, आपके फ़ोन नंबर, जैसे आपने जीमेल में या ऐसे बहुत, फेसबुक, इसमें कहीं भी आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, आपका जेंडर होता है, आपकी एज होती है, आपकी एजुकेशन होती है। तो ऑडियंस में क्या होता है, इसमें आपको कौन सा ऑडियंस सेलेक्ट करना है आप इसको कर सकते हैं। आपको जेंडर वाइज, मेल फीमेल, एज वाइज, किस ग्रुप के, किस इनकम के, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। आप पर्टिकुलर उस पोटेंशियल ऑडियंस या कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज ट्रैकिंग पॉसिबल एंड अदर फीडबैक टूल्स पॉसिबल, आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो जो भी आप जैसे ऐड पर क्लिक किया या कोई भी ऐड देखते हैं तो उसकी ट्रैकिंग पॉसिबल होती है। टेलीविजन में भी उसमें टीआरपी होती है कि कितने लोग टेलीविजन देख रहे हैं, इसमें ट्रैकिंग होती है।
कि कितने लोग उस ऐड को देख रहे हैं, कितने लोग उसमें क्लिक किए हैं, उसमें ये सारा सब कुछ हमें पता चल जाता है। और हम चाहें तो उसका फीडबैक टूल्स भी होते हैं उसमें, उसमें फीडबैक टूल भी निकाल सकते हैं हम, ईमेल के जरिए ले सकते हैं उसमें, और फॉर्म भरवा सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। यूजफुल फॉर ब्रांडिंग एंड री ऑफ मैसेज। आपकी जो कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हैं। इस समय जो इंटरनेट है वो आपका एक कम्युनिकेशन का बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। इस समय इंटरनेट कम्युनिकेशन मीडियम का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। ठीक, तो डेमोग्राफिक स्क्यू टू ऑडियंस। डेमोग्राफिक का मतलब कि आपके एज वाइज, जेंडर वाइज, एजुकेशन वाइज, डेमोग्राफिक के जितने भी फैक्टर है आप उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। वेरी हाई क्लटर, जैसे टेलीविजन में तो क्या था, आपका नेशनल पर हो सकता था, रेडियो में आपका नेशनल हो सकता था, डेमोग्राफिक। लेकिन इंटरनेट का मतलब है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपनी रिचनेस को शो कर सकें। जैपिंग पॉसिबल, इसमें भी जैपिंग पॉसिबल, एक्साइटमेंट वगैरह आप सब जैसा भी चाहे कर सकते हैं। ग्रेट वेरिएशन इन प्राइसिंग, इसमें प्राइसिंग में बहुत वेरिएशन है। प्राइसिंग में वेरिएशन का मतलब कि इसमें इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, हर प्राइस, आपके इतने चैनल नहीं होंगे इंडिया में, कितने 300-400 चैनल चलते होंगे, लेकिन वर्ल्ड में वेबसाइट मिलियंस हैं। तो इसमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्राइवेसी कंसर्न, इसमें प्राइवेसी का थोड़ा कंसर्न रहता है इसमें। ठीक, प्राइवेसी थोड़ा इसमें आपकी कम रहती है, इसमें हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल का मतलब कि आप डायरेक्ट कस्टमर को मेल कर रहे हैं और उसको आप मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन इसमें डिपेंड कई चीज़ें करती हैं। हाई ऑडियंस सेलेक्टिवली, इसको आपको क्या होता है, ऑडियंस के आपको मेल परचेज करने पड़ते हैं। आपको जो टारगेट ऑडियंस है उसके मेल परचेज करेंगे और उनको भेजेंगे। पर्सनलाइजेशन पॉसिबल, आप चाहें किसी को भेजें किसी को ना भेजें, आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके आप भेज सकते हैं। नॉवल इंटरेस्टिंग स्टिमुलाई पॉसिबल, ये ठीक रहता है। उसमें रीजन ये है कि आप स्टिमुलस, जैसे आप मेल भेजते हैं तो क्या होता है, आप कुछ ऐसे स्टिमुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनको इंस्पायर कर सकते हैं या अच्छे लग सकते हैं। आप अलग अलग भी भेज सकते हैं। लो क्लटर, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास इतने ढेर सारे लोगों की मेल होना चाहिए। आपके पास कितने मेल हो सकते हैं, ज़्यादा मेल तो आप, क्योंकि फिर इसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा मेल वगैरह खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे मेरे पास कितनी मेल होंगी, बहुत कीजिए 8, 10, 15, 20। ऐसे मार्केटर्स को क्या होता है, मेल्स खरीदनी पड़ती हैं इन्फॉर्मेशन अपनी कम्युनिकेट करने के लिए। परसेप्शन ऑफ जंक मेल, मतलब कि हो सकता है बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मार्केटर की अगर जंक मेल में चली जाती है, आजकल मेल में फैसिलिटी होती है कि अगर आप कोई भी मेल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डाल दीजिए कि जंक में है या स्पैम में डाल दीजिए, तो वो सब स्पैम में चली जाएंगी और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट उनको वहीं से डिलीट कर सकते हैं बिना देखे हुए। ठीक, तो ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है। फीडबैक पॉसिबल थ्रू रिस्पॉन्स, इसमें चूंकि ईमेल है तो उसमें फॉर्म वगैरह अटैच करके भी उसमें भेज सकते हैं और उससे क्या है, आपको फीडबैक मिल सकता है। तो ये इतने हमारे कुछ मीडियम पढ़ लिए हैं कम्युनिकेशन के। इसके अलावा जो बाकी के हैं वो हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इसके कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और 10 मिनट बाद हम लोग OR की क्लास चालू करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू जया।